नमस्कार, सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां जातीय गणना को लेकर नगर परिषद रामनगर के सभागार में कर्मियों को दिया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण। साथ ही जानेंगे कहां गुरु गोविंद सिंह की साहबजादे और माता गुजर कौर की याद में निकाली गई प्रभात फेरी, और कहां प्रेमिका पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास और मांग की प्रेमी के साथ शादी करने की। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर शिकोहाबाद में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे और माता गुजर कौर की याद में प्रभात फेरी निकाली गई। 4 साहिबजादे की शहादत को प्रणाम करने के लिए नगर शिकोहाबाद में कटरा बाजार स्थित गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर साहिबजादे की शहादत को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नगर के बड़े पैमाने पर लोग उपस्थित रहे। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों द्वारा धर्म की रक्षा के लिए अल्प आयु में ही प्राण त्याग दिए गए। उनकी शहादत को प्रणाम किया गया। इस प्रभात फेरी में शामिल संगत शबद कीर्तन करते हुए कटरा बाजार, पक्का तालाब, तहसील तिराहा, नारायण होटल, स्टेट बैंक होते हुए बड़ा बाजार गुरुद्वारा पहुंचकर इस यात्रा को पूर्ण किया गया। आज आपके द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया क्यों किस लिए आज ये रखा जा रहा है गुरु नानक देव द्वारा जो भी अभी तक कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनके सिख समुदाय द्वारा जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसमें ये लोग सरदार सिख समुदाय शिकोहाबाद एक शहीद दिवस मना रहे हैं। इसमें आज शिकोहाबाद कटरा बाजार स्थित छोटा गुरुद्वारे से प्रभात फेरी का आरंभ हुआ है, जो कि स्टेट बैंक, नारायण होटल सब जगह होता हुआ बड़ा गुरुद्वारा कटरा बाजार बड़े बाजार में समाप्त होगा। और वहीं बीच में इस स्टेट बैंक पर हमारे द्वारा प्रसादी का व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सिख समुदाय के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। और अब ये अपना भजन कीर्तन करेंगे और वहीं पर प्रभात फेरी का एंड होगा। किस बात को लेकर ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है? आज जो है एक सप्ताह चल रहा था शहीदी का, शहादत सफ़र का आज अंतिम दिन है। और इस दिन छोटे साहबजादों को नियों में चिना दिया गया था जिंदा दीवार में। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नगर की पूरी साध संगत और बहुत सारे धर्म प्रेमी गुरुद्वारा कटरा बाजार से शुरू होकर पक्का तालाब, तहसील, स्टेट बैंक होते हुए बड़ा बाजार गुरुद्वारे पर पहुँचे उनको नमन करेंगे। छोटे साहबजादों को शहीदी के दिवस पर जो है सख्त सख्त नमन और कुछ श्रद्धांजलि दी। ये कहाँ से कहाँ तक ये निकाली जा रही है? ये कटरा बाजार गुरुद्वारे से लेकर और बड़ा बाजार, तहसील किराया, स्टेट बैंक होते हुए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में जातीय गणना को लेकर रामनगर परिषद के सभागार में कर्मियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें एक शिफ्ट में 40 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर परिषद रामनगर में इसके लिए 93 गणक नियुक्त किए गए हैं। कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और शीघ्र कार्य को पूरा करने का आदेश दिया गया है। सभा भवन में सभी प्रगणक लोगों को जाति आधारित गणना का प्रशिक्षण दिया गया। सभी लोग दिलचस्पी ले रहे थे और प्रशिक्षण के सारे बिंदुओं पर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया। और बीच बीच में जिन्हें कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी उन्हें अच्छी तरह सर ये बताया जाए कि इन लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया? और इन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि पहले अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। 5 तारीख से 6 तारीख तक आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। 7 तारीख से आप स्पॉट पर चले जाएंगे और 7 तारीख से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यह कार्य संपन्न कर लेना है। मतलब पूरे नगर परिषद क्षेत्र का जातिगत गणना कर लेना है। इस कार्य को हाउस लिस्ट, मकान सूची, मकान परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों की संख्या टोटल, यह कार्य 31 जनवरी तक का निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा के अंदर सभी प्रगणक एकदम। अच्छा, एक बात और बताया जाए, इसमें जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है केवल उन्हीं लोगों का करना है या बच्चों का भी? न, इसमें तो परिवार में टोटल संख्या लिखनी है। इसमें वयस्क अवयस्क से कोई मतलब नहीं है। उस परिवार में बच्चे से बूढ़े तक जितने लोग हैं टोटल संख्या लेनी है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
झांसी में तमंचे के बल पर एक दंपति को लूटने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए जेवरात, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस बरामद किए। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर राधेश्याम ने बताया कि रक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोमागोर में रहने वाले कदम सिंह की भांजी की नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुमनावारा में 20 नवंबर को शादी थी। कदम सिंह अपनी पत्नी के साथ भांजी की शादी में गया था। जब वो शादी से वापस लौट रहा था तभी रक्सा के निकट मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उन्हें रोककर तमंचा लगाकर उसकी पत्नी के सोने से लदे हुए जेवर छीन लिए और भाग निकले। कदम सिंह ने इस पूरे मामले की सूचना रक्सा पुलिस को दी। पुलिस तभी से इन बदमाशों की तलाश में थी। क्या माल बरामद हुआ? रक्सा थाना क्षेत्र में 20 नवंबर को पति पत्नी अपने रिश्तेदारी से आ रहे थे। रास्ते में अपाचे सवार 2 मोटरसाइकिल पे 2 लड़कों ने उनके साथ लूट की वारदात की। इसमें अभियोग पंजीकृत कर इस प्रकरण में कार्रवाई की जा रही थी। कल रात को दोनों जो लुटेरे थे वो दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। इनके पास से लूट के एक लॉकेट, एक मंगलसूत्र और 2 झुमके बरामद कर लिए गए। कितनी कीमत का जेवरात बरामद किया? उसके अलावा क्या क्या हुआ? ये लगभग 1 लाख से ऊपर के अभी तक कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं? क्या इसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, लेकिन तब भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके पास इन्होंने जो लूट में मोटरसाइकिल अपाचे यूज की थी उसमें भी आगे पीछे नंबर नहीं है। उसके बारे में भी पता किया जा रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल इनकी अपनी थी या किसी घटना। इस वारदात को कितने बजे अंजाम दिया गया था? क्या ये लोग पैदल थे या पूरा ग्रोह है? ये लोग भी मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे, अपने रिलेशन में गए थे, मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे। रात का समय तक भोर में दोनों अभियुक्त की मुलाकात सर, इन लोगों का कोई ग्रोह है क्या? इन लोगों का ये इस समय चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही इन्हें पकड़ा गया। सर, इनसे बातचीत हुई होगी? क्या अभी पूछताछ की जा रही है। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। इनके बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक लड़का लोकल यही रक्सा का ही रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनसे व्यापक पूछताछ की जा रही है। काम करते थे बेरोजगारी क्या के लिए? बात है कि अपने खर्चे के लिए बताए थे कि अपने लिए ही इन्होंने लूट की थी, उसको बेचे। अगली वो योजना बना रहे थे, उसके पहले पकड़े, क्या प्लानिंग है? अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सर, 11 अगस्त को रक्सा थाना क्षेत्र में ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यदि सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी को जल्द लागू नहीं करती है तो आने वाले 2023 में विभिन्न राज्यों तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापारी भी तैयारी करेंगे कि वो किसके साथ हैं। झांसी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि देश के ई कॉमर्स बाजार में बड़ी विदेशी कंपनियां अपनी नापाक व्यापारिक गतिविधियों द्वारा न केवल ई कॉमर्स में बल्कि रिटेल व्यापार में भी कब्जा जमाने का षड्यंत्र रच रही हैं। इससे देश भर के व्यापारी बेहद आक्रोशित हैं। हमने सरकार को चेतावनी भी दी है कि ई कॉमर्स व्यापार के लिए तुरंत पॉलिसी घोषित हो एवं उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई कॉमर्स व्यापार के नियम बने, अन्यथा मजबूर होकर देश के व्यापारियों को संपूर्ण भारत में एक और बड़ा मजबूत आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उसका हम स्वागत करते हैं और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी बहुत जल्द अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल लाने वाला है जिसका नाम होगा भारत ई मार्ट, मेरे लिए, मेरे देश के लिए। लेकिन जो ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियां जिस प्रकार से सभी कानूनों को ताक पे रख करके और छोटे व्यापारियों के व्यापार को खा रही है, हमारा विरोध उसको लेकर के है और ई कॉमर्स की पॉलिसी जल्द से जल्द आए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स के रूल्स तुरंत लागू हो, ई कॉमर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का तुरंत गठन हो, नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी तुरंत आए और जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन हो। इन सारे मुद्दों को लेकर के 1 जनवरी से 31 मार्च तक 90 दिन का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पूरे देश में एक अभियान चलाने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत
हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ज्ञापन देंगे और उनको बताएंगे कि जिस प्रकार से ये ई कॉमर्स की कंपनियां देश में विध्वंस की स्थिति कर रही हैं व्यापार में, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। और इसके लिए पूरे देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले 40,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे और 16, 17, 18 अप्रैल को नई दिल्ली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ये प्रसन्नता की बात है कि इस बुंदेलखंड की धरा पे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कैट के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री प्रवीण खंडेलवाल आए हैं, जो इस देश में 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 40,000 व्यापारिक संगठन इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो पूरे देश की महिला विंग कैट की है, उसकी राष्ट्रीय संयोजका श्रीमती संगीता पाटिल जी और पूर्णिमा जी हम लोगों के साथ है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष खारी जी हम लोगों के साथ है। हम लोग पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और हम लोग 1 जनवरी से एक अभियान के अंतर्गत, जैसा कि आदरणीय खंडेलवाल जी ने बताया है, हमारी तमाम मांगों को लेकर हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी रहे स्वाभिमान से, व्यापार करे सम्मान से, इस नीति को लेकर हम लगातार व्यापारियों के हितों में लड़ रहे हैं। आज जीएसटी से लेकर तमाम मुद्दों पर जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी हमने सफलता पाई है, हमारा सरकार से मांग है कि जीएसटी में सरलीकरण हो, ई कॉमर्स की नीति प्रॉपर बनाई जाए और इस देश में जैसा कि सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है, उसके अनुरूप व्यापार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 68% का योगदान रेवेन्यू में अगर कोई इस देश में करता है तो व्यापारी समाज करता है। उन्हें जोड़कर अगर वो व्यापारियों को सरकार साथ लेती है, व्यापारी की बात मानती है, तो मेरा अपना मानना है यही व्यापारी समाज इस देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। प्रसन्नता की बात है कि इस बुंदेलखंड की धरा पे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन कैट के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री प्रवीण खंडेलवाल आए हैं, जो इस देश में 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 40,000 व्यापारिक संगठन इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो पूरे देश की महिला विंग कैट की है, उसकी राष्ट्रीय संयोजका श्रीमती संगीता पाटिल जी और पूर्णिमा जी हम लोगों के साथ है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष खारी जी हम लोगों के साथ है। हम लोग पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और हम लोग 1 जनवरी से एक अभियान के अंतर्गत, जैसा कि आदरणीय खंडेलवाल जी ने बताया है, हमारी तमाम मांगों को लेकर हम पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी रहे स्वाभिमान से, व्यापार करे सम्मान से, इस नीति को लेकर हम लगातार व्यापारियों के हितों में लड़ रहे हैं। आज जीएसटी से लेकर तमाम मुद्दों पर जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी हमने सफलता पाई है, हमारा सरकार से मांग है कि जीएसटी में सरलीकरण हो, ई कॉमर्स की नीति प्रॉपर बनाई जाए और इस देश में जैसा कि सरकार की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है, उसके अनुरूप व्यापार इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 68% का योगदान रेवेन्यू में अगर कोई इस देश में करता है तो व्यापारी समाज करता है। उन्हें जोड़कर अगर वो व्यापारियों को सरकार साथ लेती है, व्यापारी की बात मानती है, तो मेरा अपना मानना है यही व्यापारी समाज इस देश को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर ललितपुर से है, जहां प्रेमिका पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास और मांग की कि प्रेमी के साथ उसकी शादी कराई जाए। वहीं माता पिता पर आरोप भी लगाए कि वो कहीं और शादी कराना चाहते हैं और साथ ही प्रेमिका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आज आप एसपी ऑफिस किस लिए आई, क्या देना प्रार्थना पत्र करने आई, क्या है मामला? प्रार्थना पत्र है कि हमारे माता पिता और कहीं शादी करवाना चाहते हैं। आप कहाँ करना चाहती शादी? हम चकोरा। लव मैरिज है आपकी? हाँ। तो इसलिए आपका आज आप कहाँ पर आई ज्ञापन? अगर आपकी शादी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मतलब उसी लड़की से शादी कराना चाहते हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां जीआरपी की सभी ड्यूटी अब डीएमएस ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगी। अपराध और अपराधियों पर लगेगा प्रभावी अंकुश। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक रेलवे मोहम्मद मुश्ताक द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। एसपी रेलवे के अनुसार जीआरपी के समस्त कर्मचारी गण ड्यूटीज़ ऑनलाइन पारदर्शी रोटेशन आधारित लगाने हेतु डीएमएस को विकसित कराया गया है, जिससे कर्मचारी गण की ड्यूटियां और 100% और सही व्यवस्थापन व प्रभावी रूप से निगरानी रखी जा सकेंगी। इससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सभी पुलिसकर्मियों की सतत रूप से निगरानी किया जाना संभव हो सकेगा। में और उनके नेतृत्व में जीआरपी को हाईटेक बनाने के लिए हम लोगों ने कई कदम जो है वो उठाए थे। उसी में एक
ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ऐप को विकसित करवाया गया है और इसके माध्यम से जितनी भी ड्यूटियां हैं हमारी थानों की और पूरे अनुभाग की, वो पारदर्शी तरीके से रोटेशन आधारित जो है और ऑनलाइन तरीके से लगाई जा रही है। इसके लिए ऐप जो है वो बनाया गया है और इसमें जो भी हमारे स्क्वाड कर्मी हैं या प्लेटफॉर्म ड्यूटी वाले हैं, आउटर वाले हैं, पिकेट्स वाले हैं, सर्कुलेटिंग एरिया वाले हैं, सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कराया गया है और साथ ही उनको निर्धारित समय पे और स्थान पर उनको अपना अटेंडेंस जो है वो मोबाइल और बायोमेट्रिक बेस्ड रूप से। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बरहज तहसील के भागलपुर ब्लॉक के तेलियां अफगान गांव का नाम बदलने के लिए यहां के ग्रामीण लगभग एक दशक से प्रयासरत थे। वर्ष 2019 में एसडीएम बरहज ने ग्रामवासियों के बयान और क्षेत्र में प्रचलित तेलिया शुक्ल नाम के आधार पर रिपोर्ट डीएम को भेजी थी। तत्कालीन डीएम अमित किशोर ने रिपोर्ट कमिश्नर गोरखपुर को भेजी और कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजी। कमिश्नर की संस्तुति रिपोर्ट पर राजस्व परिषद ने सहमति जताई। राजस्व परिषद ने तत्कालीन उप भूमि व्यवस्था आयुक्त डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तेलिया अफगान का नाम परिवर्तित कर तेलिया शुक्ल किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना उचित है और साथ ही बताया कि अफगानियों के रहने के नाते गांव का नाम तेलिया अफगान हो गया था। हालांकि वहां के ग्रामीण गांव को तेलिया शुक्ल के नाम से जानते थे, लेकिन राजस्व अभिलेखों में गांव का नाम तेलिया अफगान था। वहीं गृह मंत्रालय ने गांव का नाम तेलिया शुक्ल के लिए एनओसी दे दिया है। सर, आपसे जानना चाहते हैं किस तहसील का कौन से गांव का नाम बदला गया है, पहले क्या था, अब क्या हुआ है, उसके पीछे क्या स्टोरी रही है सर? जनपद देवरिया में तहसील बरहज में विकासखंड भागलपुर है और उसमें एक ग्राम पंचायत तेलिया अफगान के नाम से जानी जाती रही है पहले। इस विषय में ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया था 2019 में और प्रशासन की संस्तुति सहित ये गया था कि चूँकि यहाँ पर इस समय अफगान बिरादरी के लोग वहाँ नहीं रहते हैं, एक दो घर ही मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के हैं, तो ग्राम पंचायत का ये प्रस्ताव था कि तेलिया शुक्ल नाम से ज़्यादा उसका प्रचार है और लोग जाना चाहते हैं इस नाम से। इस क्रम में जनपद प्रशासन देवरिया द्वारा इसमें संस्तुति की गई थी और शासन से जैसे सूचना मिली है कि इस विषय में आदेश निर्गत हुए हैं और उसका हम लोग जैसा शासन की नोटिफिकेशन जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, सभी अभिलेखों में, शासकीय अभिलेखों में इसको फिर तेलिया शुक्ल के रूप में जाना जाएगा। तो इस गांव का नाम पहले तेलिया अफगान जी तेलिया अफगान था, अभी तेलिया शुक्ल हो गया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिएगा, गांव के लोगों में बहुत खुशी की बात है, गांव के लोगों में बहुत खुशी की बात है कि इस गांव का नाम जो प्रचलित नाम था तेलिया शुक्ल उस नाम पे हुआ है। पेपर में नाम इसका तेलिया अफगान था। गांव के लोगों के अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका नाम चेंज हुआ है। बहुत खुशी की बात है, लोगों में प्रसन्नता की लहर है। इसके लिए गांव के लोगों को धन्यवाद, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। पहले यहाँ अफगान लोग रहा करते थे, उसके बारे में क्या जानते हैं? इस गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ अफगान लोग रहते थे और एक समय ऐसा आया कि कुछ शुक्ल जी लोग, जैसा कि लोग कहते हैं, यहाँ धीरे धीरे आए, बसते चले गए। एक भोरेनाथ ब्रह्म का स्थान है, उनके बारे में बताया जाता है कि उनको कहीं से तंग परेशान किया जाने लगा कुछ लोगों द्वारा और हड्डियाँ फेंकना या क्या क्या, जहाँ तक हमें सुनने में आया है। किसके द्वारा किया जाता था? अफगान लोगों द्वारा, जैसा लोग बताते हैं। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया और धीरे धीरे गांव में कुछ घरों में ब्रह्म आग लगने लगी। धीरे धीरे लोग परेशान होकर अपने आप चले गए, जगह छोड़ दिया अफगान लोगों ने। अब आपके देश में इसका नाम चेंज हुआ है तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? नाम चेंज होना न होना अलग जगह है, लेकिन यह है कि जो हमारी परंपरागत विरासत है वो विरासत रहनी चाहिए, नाम के आधार पे भी रहनी चाहिए। क्या नाम है आपको? मैं रवि प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तेलिया शुक्ल। देखिए, अपने गांव का क्या इतिहास रहा है? नाम के लेके हमारे गांव का पहले यही इतिहास रहा है कि हम लोग के पहले जो हमारे पूर्वज थे
वो लोग यही बताते थे कि इसके पहले यहाँ मोहम्मदन लोग बसे थे और इसके बाद हम लोग यहाँ धीरे धीरे आए और पहले ब्रह्म जी का जो स्थान बताए हैं वही आए और यहाँ अपना पूजा पाठ एक रूम बनाया, पूजा पाठ करने लगे। तो मोहम्मदन लोग थोड़ा उनको परेशान किए, मांस उनसे लोग खाते थे, वो तो शाकाहारी थे, ये जो थे मांसाहारी थे। तो मांस उनस काटना फेंकना, हड्डियाँ ले आके उनके रूम के सामने अंदर फेंक देते थे। वो परेशान हुए या फिर अपनी शरीर में आग लगा लिए और जल के मर गए। जल के मरने के बाद उन्होंने इन लोगों के शरीर में आग लगाना चालू कर दिए। उन लोगों के औरतों को अब जलने लगता शरीर, उनका घर में यहाँ बुताते थे तो वहाँ जलने लगता था। इसके वजह से वो लोग छोड़ के भाग गए यहाँ से। हम लोग जो है यहाँ बाद में आके बसे और धीरे धीरे तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो कागज़ में जो तेलियाँ अफगान ही था शुरू में वही चला आ रहा था। जब वो लोग चले गए हम लोग यहाँ आके बस गए तो हम लोग ये चाहे गांव का सब लोग प्रयास किए कि इसको चेंज किया जाए। तो हम लोग तेलियाँ अफगान को चेंज करा के तेलियाँ शुक्ल कराए। इसका मांग हम लोग सरकार से किए, मुख्यमंत्री से कहे, हर जगह कहे। अब आगे चल के इसका निराकरण हो गया। तो हमारा नाम राम भवन मौर्य है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर खरगुपुर रोड पर मोटरसाइकिल सवार युवक पेड़ से टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मीडिया के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। आधे घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि राहगीर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस तलाशी के दौरान उसके पर्स से आधार कार्ड प्राप्त किया, जिससे उसकी पहचान की गई। नाम और पता उसमें अंकित था और घर पर पुलिस द्वारा सूचना दी गई। युवक का नाम अमित कुमार द्विवेदी है। आधार के मुताबिक ग्राम करवा पारा का बताया जा रहा है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां करछना तहसील क्षेत्र के करछना जारी मार्ग के अकोढ़ा गांव के समीप किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर धान लादकर सड़क को जाम करने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गया। एसडीएम करछना गणेश कनौजिया के साथ एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान किसानों को समझाने बुझाने में जुटे हुए। घटतौली और कमीशन खोरी की शिकायत को लेकर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर सहित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजस्थान में पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन गीतांजलि भवन बकानी में आज संपन्न हुआ। जिला पेंशनर कर्मचारी अध्यक्ष भंवर सिंह राजावत की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पेंशनर कर्मचारी अध्यक्ष भंवर सिंह राजावत एवं मुख्य अतिथि ओम प्रकाश शर्मा, सहायक कोषाधिकारी ट्रेजरी झालावाड़, विशिष्ट अतिथि के रूप में राम सिंह सोलंकी, महावीर प्रसाद शर्मा एवं पेंशनर समाज के अध्यक्ष बालचंद राव बकानी रहे। वार्षिक अधिवेशन में 75 साल आयु पूर्ण करने वाले 13 पेंशनरों को माला और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया तथा वर्ष 2022 में 29 नए पेंशनर को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर समिति की सदस्यता उन्हें ग्रहण कराई गई और सम्मानित किया गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिला में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की जिला इकाई ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर नारायणपुर चौक में जाम लगाकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में 2 दिसंबर को पारित विधेयक, जिसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आज धरना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम कर दिया गया। एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के हजारों लोग इसमें शामिल हुए। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जिला कोंडागांव के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम जिला स्तरीय था, जिसमें हमारे 5 विकासखंड के पिछड़ा वर्ग समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तन मन और धन से। के अलावा हमारे जो पड़ोसी जिला हैं
चाहे जगदलपुर हो, नारायणपुर हो, कांकेर हो, वहाँ से भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ तक आए थे और आज का जो कार्यक्रम है वो पूर्ण तरह से सफल रहा। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोगों ने चक्का जाम किया। आगे आप लोगों की क्या योजना है? हमारी 5 सूत्री जो मांगे हैं वो यदि पूरा नहीं होती है तो इस आंदोलन को हम विस्तार देंगे। अभी तो सिर्फ हमारा कोंडागांव जिला के द्वारा किया गया है। इस तरह का आंदोलन पूरे बस्तर संभाग में होगा। बस्तर संभाग ही नहीं, हम इसको विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन को जो है करेंगे और उसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम राजधानी में जाके धरना प्रदर्शन देंगे और उसके बाद भी हमारी मांग को नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कुछ मांगें केंद्र सरकार से भी संबंधित है और कुछ राज्य से। तो हमको दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं, चाहे जंतर मंतर हो चाहे रामलीला मैदान। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों जगह पिछड़े वर्ग के लोग प्रमुख पदों में हैं, उस पर भी आप लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही हमारा दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा कि आज हमारा जो है विधेयक में 27% आरक्षण देने की बात भूपेश सरकार ने शामिल किया और पारित किया है। उसको राज्यपाल महोदया के द्वारा जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन कोई भी जो पिछड़ा वर्ग का सांसद हो या विधायक हो, कोई चूक तक नहीं कर रहा है, जबकि इतनी बड़ी बात को लेके और इतना बड़ा हमारा समुदाय है और इतने हमारे प्रतिनिधि हैं। आज तक तो इनको जो है मिलके राज्यपाल भवन का घेराव करना था और आंदोलन को गति देना था और आज के इस आंदोलन को भी उनके वो सुने होंगे, तो आज उनको यहाँ पर उपस्थित होके हमारे साथ हर तरह से सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय राज्य के मंत्री आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि अगर आदिवासियों को 32% आरक्षण नहीं मिलेगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या आपके पिछड़ा वर्ग के कोई ऐसे मंत्री विधायक हैं जो ऐसी बात रखते हो? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुर्भाग्य है, इसी बात का मलाल है, क्योंकि जो पीड़ा बस्तर में रह रहे पिछड़ा वर्ग को है वो पीड़ा मैदानी इलाका में रहने वाले हमारे जो चाहे सांसद हों या विधायक हों उनको नहीं है। क्योंकि उस अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नारायणपुर मोड़ NH 30 पर 1 दिवसीय चक्का जाम का आयोजन किया है। साथ ही साथ कोंडागांव जिले के संपूर्ण नगर कोंडागांव, फरसगांव, केसकाल, विश्रामपुरी सहित माकड़ी संपूर्ण कोंडागांव जिला 1 दिवसीय बंद है। हम इस बंद के माध्यम से शासन प्रशासन में बैठे लोगों को, राज्य सरकार केंद्र सरकार में बैठे लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। हम आज 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांगों पर अगर आप विचार नहीं करते तो आगामी समय में पूरे बस्तर संभाग में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी प्रमुख मांगों में से छत्तीसगढ़ बस्तर में निवासरत पिछड़ा वर्ग समाज के मूल निवासियों को पेशा कानून में शामिल करने की मांग है, क्योंकि हम भी मूल निवासी हैं, हम भी बस्तरवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं। साथ ही साथ 27% आरक्षण में जिस तरीके से सरकार ने विधानसभा सत्र में विधेयक पास किया, परंतु राज्यपाल महोदया द्वारा उसमें हस्ताक्षर न करते हुए रोक लगाई गई है, जो कि पिछड़ा वर्ग समाज का कहीं न कहीं अपमान है। क्योंकि सिर्फ रोक ही नहीं लगाई गई, बल्कि एक वर्ग विशेष के हित में बात करते हुए अन्य वर्ग के लोगों को कहीं न कहीं अपमानित किया गया है। राज्यपाल महोदया एक सम्मानित संवैधानिक पद में रहते हुए जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के शांत प्रदेश को विद्रोह प्रदेश में बदलने का प्रयास कर रही है, यह बहुत ही गलत है। हम सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोग शांत समाज के लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं। अगर हमारे शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को सरकार अगर नहीं सुनती, शासन प्रशासन नहीं सुनती, तो आगामी समय पे उग्र आंदोलन हेतु हम सभी बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। चक्का जाम का आवेदन, निवेदन और सूचना हमने प्रशासन को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का दिए हैं, जो कि 4 बजे तक। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसके तनसेठिया की रिपोर्ट।
चौपारण हजारीबाग एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह और राजू नयन सिंह के नेतृत्व में चौपारण थाना के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र अहरी जंगल और चोरदाहा जंगल से अवैध विदेशी शराब 15 पेटी उत्पाद विभाग ने जब्त किया। राजू नयन सिंह ने बताया कि शराब की कीमत 1,50,000 रुपये बताई जा रही है। शराब माफिया राहुल केसरी, अरविंद केसरी एवं सकलदेव पासवान उर्फ सकला पर मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। लातेहार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना पर हेरहंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलिया पंचायत के काचा व आसुए के जंगल में लगे 10 एकड़ लगी अवैध फसल को नष्ट कर दिया। ये फसल अफीम की थी। थाना प्रभारी शुभम कुमार ने बताया कि पोस्ते की खेती को ट्रैक्टर के माध्यम से नष्ट किया गया है। खेती किनके द्वारा की गई है, इसकी जाँच चल रही है। पोस्ते की खेती करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इसमें शामिल लोगों पर मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थाना प्रभारी शुभम कुमार, पुअनी विश्वजीत तिवारी, IRB हुम्बू पिकेट के सशस्त्र बल के जवान और हेरहंज थाना के रिजर्व बल के जवान शामिल थे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में मंगलवार देर रात में अज्ञात अपराधियों ने एक घर में घुसकर लूटपाट कर गृहस्वामी के साथ मारपीट कर बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गृहस्वामी मोहम्मद निजामुद्दीन अपने घर में सो रहे थे, तभी रात्रि करीब 1:05 पर 7 की संख्या में अपराधी हथियार से लैस होकर घर में घुसे और घर में रखे सामान को लूटने लगे। निजामुद्दीन के साथ इस दौरान मारपीट करने लगे, जिसके बाद घर के अन्य लोगों को जगाकर हल्ला करने पर वो अपराधी वहां से भाग निकले, जिसके बाद बुरी तरह से घायल निजामुद्दीन को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए मधुबन CHC भेज दिया गया। मधुबन CHC के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं जमादार सर्वानंदन मंडल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेते हुए नजर आए। जमादार सर्वानंदन मंडल ने बताया कि अभी आवेदन नहीं मिला है, आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरेंद्रपुर मजरे मैदे मऊ में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी गांव वालों को मिली। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि वो प्रधान के यहां निमंत्रण के कार्यक्रम में गया था। जब वो रात लगभग 2 बजे घर आया तो देखा कि उसका बेटा फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। वहीं पिता ने इसकी सूचना तत्काल ग्राम प्रधान को दी। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक की कुछ महीने पूर्व ही शादी भी हुई थी। वहीं पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।